नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अभय दुबे जी के साथ शो करता हूं। आज मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं। आप उनको रोज़ देखते हैं एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के साथ बढ़िया बहस करते हैं, बढ़िया मुद्दे रखते हैं। बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मैंने उनसे पूछा कि ये चमचे-चमची आजकल प्रधानमंत्री जी के बंगाल दौरे का इतना बखान क्यों कर रहे हैं? ये दिन भर मेन स्ट्रीम चैनल पे कह रहे हैं कि हमने बंगाल फतेह कर लिया, बंगाल में रिकॉर्ड जीत रहे हैं। तो लॉजिक दिए अभय जी ने कि यूपी में क्या हुआ है, फिर बंगाल में क्या हुआ है। बहुत मज़ेदार बातें हैं, आज विस्तार से हम समझाएँगे यूपी की राजनीति की, बंगाल की कहानी की और प्रधानमंत्री के खिसकते जनाधार की। क्या करेंगे प्रधानमंत्री? क्या वास्तव में चुनाव खत्म होते ही ध्यान लगाने चले जाएँगे? क्या होगा उत्तर प्रदेश में? प्रधानमंत्री के बाद आखिर नींद क्यों नहीं आ रही है जेपी नड्डा, अमित शाह को? तमाम बातें चलते हैं अभय दुबे जी के पास। बहुत शानदार इंटरव्यू है। पूरा सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। चलिए अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से आज कह रहे थे कि बंगाल हमारा सबसे अच्छा हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल सबसे अच्छा हो रहा है, जेपी नड्डा कह रहे हैं बंगाल सबसे अच्छा हो रहा है। ये अचानक सबका प्यार ममता बनर्जी पे बंगाल पे क्यों आ गया? कारण क्या है? इतना इतना दुलार, इतना लाड़, क्यों प्यार आ रहा है बंगाल पे? देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले तक तो दावा ये था कि सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा। वो उत्तर प्रदेश को साफ कर देंगे बिल्कुल, और केवल समाजवादी पार्टी की 4-5 सीटें आएंगी और एक आध कांग्रेस जीतेगी। इसके अलावा बाकी सारी सीटें, यानी 6 सीटें वो केवल विपक्ष को देने के लिए तैयार थे, और 80 में 6, यानी बाकी कितनी बची? 74 सीटें एनडीए और यानी भाजपा और अपना दल मिलकर जीतने का दावा कर रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ अचानक कि उत्तर प्रदेश की बजाय सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले प्रदेश की जिम्मेदारी उन्होंने बंगाल को दे दी? ऐसा क्यों हुआ? इस पर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग पहले भी इस बारे में सोचते रहे हैं। स्थिति यह है, ये उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा रिकवरी स्टेट था, यानी सबसे ज्यादा सीटों की भरपाई उत्तर प्रदेश से उन्हें करनी थी। अब उत्तर प्रदेश से सीटों की भरपाई होने की बजाय वहां नुकसान होने का अंदेशा बढ़ गया है, और एक तरह से गारंटी से का साथ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, इस बार 15 से विपक्ष ने 15 सीटें जीती थी, इस बार विपक्ष 35 सीट तक तो आराम से जा रहा है। उसके बाद आगे कहां जाएगा ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। 35 सीट की तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो जा ही रहा है वहां पे। और मैं सीटों की अभी नाम मेरे सामने सूची रखी हुई है, मैं नाम सूची कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गिना दूंगा अभी आपको। अच्छा, अब आइए आप बंगाल के ऊपर। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिल सकता है। दूसरे, ममता बनर्जी के ऊपर भी वो आसानी के साथ ये इल्जाम लगा सकते हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, इसलिए वहां पे उसके मुकाबले हिंदू प्रतिक्रिया हो सकती है और हिंदुओं की गोलबंदी वहां पर हो सकती है। तो वो इसके सहारे हैं कि ममता बनर्जी से जनता नाराज है, और अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ठीक से लगा दिया जाए, और इसमें 2 अदालती फैसलों से उन्हें मदद मिल रही है। जो मुसलमान जातियों को ओबीसी लिस्ट में डालने के खिलाफ जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया, एक वो फैसला, और उधर शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ जो फैसला आया, एक वो फैसला। तो वो मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत इल्जाम हैं, जनता उनसे बहुत नाराज है, इसलिए जनता ममता बनर्जी को वोट नहीं देगी बल्कि बीजेपी को वोट देगी। और दूसरे, ममता बनर्जी ने जिस तरह से हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों का साथ दिया है, मुसलमानों का हित किया है, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हमलावर है, बंगाल से बड़ा कोलाहल पैदा हो रहा है। पहली नजर में देखने में ये लगता है कि बंगाल में भाजपा बहुत जबरदस्त आक्रमण कर रही है, ममता बनर्जी अपना बचाव कर रही है, वो छुपी हुई है, वो बैक टू दी वॉल फाइटिंग कर रही है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के नजारे जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। जबकि स्थिति क्या है, मैं समझता हूं स्थिति जो भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है इसकी ठीक उलट है। मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी ने ये सब भाजपा करेगी इसका 2 साल पहले अनुमान लगा लिया था। 2022 में जब वो विधानसभा चुनाव जीती थी, जब भाजपा कह रही थी हम 200 पार, बदला 200 पार कौन गया? ममता बनर्जी 200 पार गई, भाजपा 77 पर रुक गई।
ममता बनर्जी ने पहले ही अनुमान लगा दिया था कि ये लोकसभा में ये लोग क्या करेंगे, और उन्होंने उसकी पेशबंदी करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहली पेशबंदी उन्होंने ये की कि उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप उनके ऊपर न चिपके, इसके लिए उन्होंने पाले के दोनों तरफ हिंदुओं और मुसलमानों के जो धार्मिक नेता थे, इनके पुजारी, उनके उलेमा, इनके धार्मिक कार्यक्रम, इनकी दुर्गा पूजा, उनका मुहर्रम वगैरह वगैरह, इन सबको संतुलित करते हुए पाले के दोनों तरफ सरकारी मदद देनी शुरू की। पिछले 2 साल से मदद मिल रही है। इसलिए कहीं भी भाजपा जो हिंदू कार्ड देख के फायदा उठाना चाहती है, वो नहीं उठा सकती। ममता बनर्जी के एक हाथ में मुस्लिम कार्ड है और एक हाथ में हिंदू कार्ड है, वो दोनों कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी। तो भाजपा की ये काट उन्होंने उसी वक्त कर दी थी। पहली बात तो ये है, और इसको बहुत बंगाल की राजनीति पर पिछले 2 साल का जो घटनाक्रम हुआ उस पर निगाह रखने वाले लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कम से कम मैं इस बात से प्रभावित नहीं हूं कि वो हिंदू कार्ड खेलने पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ अतिरिक्त लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने एक ऐसा सवाल उठाया, वो है बंगाली क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल, बंगाल की सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल, बंगला भाषा का सवाल, बंगला संस्कृति का सवाल, बंगला खान पान का सवाल, बंगला उपराष्ट्रीयता का सवाल। ये सवाल ममता बनर्जी ने उठाए हैं, और इस सवालों को मजबूत बनाने में और मजबूती से उठाने में भाजपा ने ही उनकी मदद की है। भाजपा ने मदद इस लिहाज से की है कि भाजपा के पास कोई प्रभावी बंगाली नेता नहीं है। भाजपा इतने दिनों से वहां पर हो हल्ला मचा रही है, एक बंगाली ऐसा नेता नहीं उन्होंने विकसित कर पाया है जो एक मंच से खड़े होकर ममता बनर्जी के मुकाबले खड़ा होकर कह सके कि वो सारे बंगाल का नेता है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के बस की बात ये नहीं है। ये लोग एक एक इलाके के नेता हैं, छोटे छोटे इलाके के नेता हैं। बंगाल में अगर कोई नेता है ज्योति बसु के बाद, तो ममता बनर्जी है बंगाल का। वहां पे है क्या, सारे प्रचार की बागडोर हिंदी में भाषण देने वालों की उपास है। हिंदी भाषण देने वाले कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा। ये अपने जाते हैं यहाँ से हवाई जहाजों में बैठ के, और वहां पे अपने भीषण भाषण देते हैं वहां पर। और ममता बनर्जी कहती हैं कि बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया है बंगाल की संस्कृति के ऊपर, इन बाहरी लोगों को भगाओ। तो उन्होंने जो बाहरी और भीतरी का जो सवाल उन्होंने उठाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मुहिम है वो एकदम निष्प्रभावी होती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है वो ये है कि वामपंथियों ने इस बार ये तय किया है कि उनका एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगा। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खास तौर से 2019 के वामपंथियों के बीच में एक नारा चला था, पहले वाम फिर राम, पहले राम फिर वाम। तो उसमें से कई वामपंथियों का वोट जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया था। ममता बनर्जी इसको पहले ही से भाग गई थी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी को 48% वोट मिला, लेकिन 48% वोट में वामपंथियों का वोट नहीं था, उस 48% वोट में कांग्रेसियों का वोट नहीं था। दोनों का वोट मिला लिया जाए तो 10% के आसपास बैठता है, वामपंथियों का ज्यादा है, कांग्रेसियों का कम है। तो ममता बनर्जी की समझ ये बनी कि ये वोट टीएमसी के खिलाफ है, दरअसल ये किसी भी कीमत पे हमें नहीं मिलेगा, और अगर हमने इन दोनों पार्टियों से गठजोड़ कर लिया तो ये बीजेपी में चला जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने न कांग्रेस से समझौता किया और न ही वामपंथियों से कोई समझौता किया, और इस बात को कांग्रेसी भी जानते हैं, इसलिए समझौता नहीं किया गया। इसलिए जो एक दूसरे के खिलाफ गर्जन तर्जन हुआ वो होता रहा, मतलब गर्जन तर्जन बस ऐसे ही दिखाने के लिए था। कांग्रेसी भी जानते थे कि क्यों समझौता नहीं किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है, ये कांग्रेसियों को भी ठीक से ये बात पता थी। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश ये रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस का और वामपंथियों का वोट भाजपा में न जा पाए, और एंटी टीएमसी वोट जो है ना वो बढ़ जाए और निष्प्रभावी हो जाए। देखो ठीक बात है। और लेकिन भाजपा को जितने फायदे 2019 में प्राप्त हुए थे, उन सारे फायदों को ममता बनर्जी ने अपनी रणनीतिक कुशलता से अंडरकट कर दिया। देखो ठीक बात है, लेकिन वहां पर इसलिए ये मानना कि वहां पर बंगाल कोई बहुत बड़ी रिकवरी स्टेट होने जा रही है, ये भाजपा की मुगालते वाली बात है। लेकिन मेन स्ट्रीम के चैनल जो है वो तो दिखा रहे हैं बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ भाजपा क्रांति कर रही है भाजपा। तो ये वही वाले राहुल गांधी के चमचे चमची वाला मामला है जो राहुल गांधी ने सटायर किया था
कि ये मीडिया के चमचे और चमची, क्या वाकई में ऐसा ये चमचे और चमची का ही खेल है? देखिए, राहुल गांधी ने चमचा चमची कहकर तो काफी नरम शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी ने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। चमचे और चमची की भी उपयोगिता होती है, घर में भी उपयोगिता होती है चमचे चमची की, रसोई घर में भी उपयोगिता होती है और राजनीति में भी उपयोगिता होती है, राज दरबार में भी उपयोगिता होती है और नेताओं के दरबार में भी उनकी उपयोगिता होती है। तो मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी ने कोई बहुत, अगर कोई इससे चिढ़ा है, मुझे पता है कौन चिढ़ा है, अगर कोई चिढ़ा है तो वो उसको चिढ़ने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के शब्दों शब्दों के ऊपर उन्हें चिढ़ना चाहिए था। स्थिति यह है कि ये जो मालिकों से लेके एंकर तक, मालिकों से कह रहा हूं, मालिकों से लेकर एंकर तक पूरा जो मीडिया स्पेस है, इस मीडिया स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 साल से, 2014 में तुरंत आए थे, उस वक्त तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 7-8 साल से काफी जबरदस्त रूप से कैप्चर कर रखा है। और जैसे आज मुझे मेरे टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्या इन पत्रकारों को कोई जमीर नहीं है? टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, उसने कहा क्या इन पत्रकारों को कोई जमीर नहीं है? तो मैंने उससे कहा, देखो भाई, जमीर भी एक तर्क है अपने आप में, कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, हम किसी कीमत पर अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारे ऊपर कितना भी दबाव पड़े, कितना भी हमें प्रलोभन दिया जाए, हम नहीं बदलेंगे। तो अगर आप दूसरे तर्क बना लें तो अपने जमीर को बदल सकते हैं आप। तो उन्होंने दूसरे तर्क गढ़ के जो कर रहे हैं उसको इन सब लोगों ने सही मान लिया है। कोई राष्ट्रवाद के नाम पे कर रहा है, कोई मोदी जी की व्यक्तित्व के नाम पे कर रहा है, कोई किसी नाम पे कर रहा है, कोई किसी नाम पर कर रहा है, और पूरी तरीके से मीडिया स्पेस कैप्चर है। और ये सब लोग बिल्कुल दास प्रवृत्ति में पहुंच गए हैं। अब उस ड्राइवर ने मुझसे ये भी कहा कि साहब, अगर मोदी जी हार गए तो ये लोग फिर क्या करेंगे? हमने कहा ये लोग को नया मालिक तलाश करेंगे। क्यों? गुलाम जो होता है वो अभ्यस्त होता है गुलामी का, उसे आजादी पसंद नहीं आती। आजादी में खतरे होते हैं भाई। आजादी में आपको अपना हित का ख्याल खुद रखना पड़ता है, अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। यहाँ तो सवाल ये है कि आपकी सब देख रेख सरकार कर रही है, मोदी जी के प्रभा मंडल से आप आलोकित हो रहे हैं। मोदी जी ईश्वर हैं, उनके प्रभा मंडल से किरणें फूट रही हैं। ऐसा कैलेंडर आर्ट में होता नहीं है, ईश्वर ऐसे करके ऊपर से किरणें और फूल गिराता रहता है, मतलब तो इन लोगों के ऊपर किरणें और फूल भक्तों के ऊपर गिर रहे हैं वहां पे। तो मालिक से लेकर और एंकर तक पूरा मीडिया स्पेस जो है, एक नए भगवान ने, इसने खुद दावा किया है कि वो भगवान है, उसके प्रभा मंडल से आलोकित हो रहा है, और ये उसमें बैठे हुए इत्मीनान से सुरक्षित बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए अचानक दुर्घटना हो गई, भगवान नहीं रहा, तो फिर ये कुछ दिनों तक तो परेशान रहेंगे, अचंभित रहेंगे, फिर बाकायदा नए भगवान की तलाश कर देंगे। इन लोगों को एक नया मालिक चाहिए, तलाश जारी रहेगी। और लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि 2014 और 19 में इतने इंटरव्यू दिए नहीं थे। इस बार मोदी ने छांट के उन सारे चमचे चमचियों को, जिन्होंने 2 साल तक किसी कभी भी मोदी सरकार पे सवाल नहीं उठाया, मोदी सरकार के बारे में खराब बात नहीं लिखी, छांट के ऐसे सारे चमचे चमचियों के चैनल, अखबार, सबको ढूंढा गया और उन लोगों को सबको इंटरव्यू दिया। इतने साल, और कई चैनल पे 2-2 3-3 बार इंटरव्यू चले, आज भी चल रहा था चैनल। देखिए ये इंटरव्यू कैसे होते हैं, आप जरा इसके बारे में सोचिए। इन इंटरव्यू करने की आपको तो पता ही होगा, मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इन इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री कार्यालय ही तय करता है कि क्या सवाल होंगे और उन्हीं सवालों को पूछा जाएगा। प्रिंट मीडिया में तो बड़ी आसानी के साथ में सवाल और जवाब दोनों लिख के भेजे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि विजुअल दिखाना है इसलिए पत्रकार को सामने बैठ के सवाल पूछने पड़ते हैं। तो पहले से सवाल अवाल सब तैयार होते हैं, उसके हिसाब से इंटरव्यू होती है। मोदी जी को क्या पूछवाना है, क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपनी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के जवाब वो किस तरीके से देना चाहते हैं, ये सब पूरी सेटिंग करके ये तमाम इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो इन इंटरव्यूज का कोई महत्व नहीं है, जनता के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक भाजपा को जितने वोट मिलने हैं मिलेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे वोट कि मोदी जी ने इतने इंटरव्यू दिए। मोदी जी ने अगर 70 इंटरव्यू दिए हैं, उसकी वजह से 70 वोट भाजपा को ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो फिर दे क्यों रहे हैं ये? देखिए ये सब ऐसा होता है कि मोदी जी, हम जितनी भी आलोचना करें, एक तो वो फाइटर किस्म के आदमी, वो काफी वो अपना काम पूरा करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ये बाद में अफसोस ना रहे कि भाई हमने ये चीज छोड़ दी। जितने बॉक्स हैं वो सब टिक करना चाहते हैं।
तो वो सब कर रहे हैं। इतनी मेहनत उन्होंने 2019 में नहीं की थी, इतनी मेहनत 2014 में नहीं की थी। उनकी उम्र बढ़ गई है, इसके बावजूद वो मेहनत पहले से ज्यादा कर रहे हैं। स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो बंगाल पे फोकस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों पूरी नहीं हो पाई, कहाँ कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है? अगर मैं यशवंत देशमुख ने समीक्षा की है उस पर जाऊं, जो काफी मुझे उनकी समीक्षा यकीन के काबिल लगी, तो सबसे पहली बात यह है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में टिकट बहुत खराब बांटे। एक तो जितने टिकट उन्हें काटने चाहिए थे वो टिकट उन्होंने नहीं काटे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबसे कम टिकट काटे, बिहार में भी बहुत कम टिकट काटे। टिकट काटने की वजह से स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा है कि उससे एक तो भाजपा के सारे चुनाव उसकी वजह से खराब हो गए। दूसरा ये है कि भाजपा का जो एमएलए है वो एमएलए पार्टी के हित में काम नहीं कर रहा। उसकी वजह है कि उस एमएलए की चलती नहीं है। तो पहले क्या होता था कि एक एमएलए जो है वो, मान लीजिए पुलिस ने किसी को थाने में बैठा लिया, अब उसके परिवार वाले उस एमएलए के पास गए, तो एमएलए अगर फोन करता है थानेदार को तो थानेदार उसकी सुनता था। उसके बाद एमएलए अपने लघुओं भगुओं के साथ वहां जाते दल बदल और छुड़ा लाते थे, उससे उनका समर्थन बढ़ता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि एमएलए फोन करता है तो थानेदार कहता है कि देखिए आप काम नियमानुसार हो रहा है, आप फोन रख दीजिए। तो ये एक मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ उसकी। तो एमएलए छोड़िए मंत्रियों के संग यही हो जाता है कि फोन रखिए अभी हम बिजी। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, फोन रख दीजिए। तो अब इसमें है क्या कि जो भाजपा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी भाजपा के जहां एमएलए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अगर आप मतदान प्रतिशत देखें तो आप पाएंगे कि वहां कम मतदान हुआ है। और जो सपा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां आप देखेंगे वहां बम्पर मतदान हुआ है। वहां होगा 54%, तो वहां होगा 64%, 10% का 12-15% का फर्क है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि दूसरे ऊपर से देखने में योगी आदित्यनाथ सारा काम कर रहे हैं। आखिरकार वो मुख्यमंत्री हैं तो वो पार्टी को जिताने की सारी कोशिश करते हुए दिखना चाहते हैं। लेकिन जो इसको एक्स्ट्रा माइल चलना बोलते हैं कि अतिरिक्त कोशिश करना, हदें तोड़कर काम करना, वो सब नहीं हो रहा है। खाना पूरी हो रही है। ये तो लग रहा है मुझे। आप सूची बता रहे थे, आपके पास कुछ लिस्ट ऐसी है कौन कौन सी सूची? मेरा मानना यह है कि कम से कम 20 सीटें तो ऐसी हैं, 20-21 सीटें ऐसी हैं जो इसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पराजय का सामना कर रही है। मैं गिना सकता हूं सीटों को: सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, रायबरेली, कन्नौज, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर। ये तो सीटें आप मान लीजिए 21 सीटें मैंने गिना दी आपके सामने। इसमें तो उत्तर प्रदेश की स्थानीय राजनीति पे गहरी नजर पकड़ रखने वालों को मानना है इसमें तो भाजपा गई। उसके बाद अमेठी, मेरठ, फतेहपुर सीकरी, मुजफ्फरनगर, ये ऐसी सीटें हैं जो चकित कर सकती हैं भाजपा को। वैसे अमेठी में लोगों का मानना यह है कि अगर वहां पे स्मृति ईरानी जीती तो कम मार्जिन से जीतेंगे, बहुत ही मामूली मार्जिन से, हो सकता है कुछ हजार वोटों से ही जीत पाए, मतलब उसके बाद हार भी सकती हैं पूरी तरीके से। वो लोग ये सब कह रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस में थे किशोरी लाल शर्मा जी। आज फोन आया मेरे पास उनका, उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बड़े कॉन्फिडेंस में हैं कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे। उनके समर्थक जो हैं वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में है कि चुनाव जीत जाएंगे। तो आवाज से लगता है ना, तो किशोरी लाल शर्मा जी की आवाज भी टोन बता रही थी चुनाव जीत जाएंगे। एक तो बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, उन्होंने अमेठी में लोगों से संपर्क जो किया, सालों से 20 सालों से वो अमेठी के एक गांव, एक गली मोहल्ले को जानते हैं। पूरा ब्राह्मण समुदाय उनके साथ आ गया। और बड़ा बढ़िया काम ये हुआ अभय जी कि गहलोत साहब जब राजस्थान से आए प्रभारी बन के, तो पीछे पीछे करणी सेना भी आ गई। वहां के एमएलसी दीपक सिंह बड़े तेज तर्रार एमएलसी हैं, वहां के पूर्व एमएलसी हैं। उनके ऊपर स्मृति ईरानी के कहने पर, इशारे पर उनका आरोप है कि एफआईआर लिखा दी गई है। उससे पूरा क्षत्रिय समाज नाराज हो गया। तो करणी सेना ने गांव जाके क्षत्रियों को वहां कसम खिलाई कि बीजेपी को वोट नहीं करना। ब्राह्मण पहले किशोरी लाल शर्मा के साथ, इधर क्षत्रिय आ गए, दलित, मेरी जानकारी के मुताबिक दलित 90% दलित कांग्रेस के साथ गया, मुसलमान सारा कांग्रेस के साथ गया। स्मृति ईरानी किस आधार पे वहां पे लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीत पाएंगी?
मैं ये बड़ा हैरान हूँ कि मतलब मुझे तो कुछ ऐसा समझ में आता नहीं कि जिसमें लग रहा हो कि बहुत आसानी से वो चुनाव जीत सकते हैं। मतलब वो नहीं, टिपिकल। मैं आपकी बात सहमत हूँ। मैं तो एक ऑब्जर्वेशन जो हुआ है वो एक हाँ, विशेषज्ञ हैं उत्तर ठीक है। प्रदेश के, उनके ऑब्जर्वेशन को आपके आपके सामने बता रहा था, है कि नहीं? ये वो लोग हैं अच्छा। जो कि अपने आप को कोई भाजपा विरोधी नहीं है और जो भाजपा के आलोचक भी अपने आप को नहीं मानते हैं, जब उनको दिख रहा है सब ये, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश क्यों उनका रिकवरी स्टेट नहीं रहा। हम लोग इस प्रश्न पे बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए रिकवरी स्टेट क्यों नहीं है? अब कोई ना कोई रिकवरी स्टेट तो दिखाना है, तो वरना तो बंगाल में चले शायद जाएगा। एक तारीख से पहले ही साबित हो जाएगा कि भाई आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो बंगाल एक सही रिकवरी स्टेट है। बात। तो बंगाल चले जाओ, है ना? बात ठीक है। तो उनको रिकवरी अच्छा ये स्टेट दिखाना है। हाँ, तो वहाँ पहुँच गए। अच्छा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन को इतनी जल्दी क्या है? 1 तारीख को इन्होंने मीटिंग बुला ली, 1 तारीख को सब जगह चुनाव भी चले। इंडिया गठबंधन इतनी जल्दी में क्यों? क्यों मैसेज देना चाह रहा है कि 1 तारीख को सब लोग इकट्ठे हो जाओ? 1 तारीख को नहीं बुलानी चाहिए थी बैठक, मेरा मानना है। हुँ। मेरा मानना है कि ये तारीख जो है, चुनाव हो जाता 1 तारीख का, उसके बाद 2 तारीख को आराम से बैठक बुला। 2 तारीख को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 2 तारीख को क्या एजेंडा है? किसी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। नेताओं के लिए आराम करने का और बच्चों के साथ खाना खाने का एजेंडा है। कोई एजेंडा ही नहीं है 2 तारीख को। तो दो 1 तारीख तारीख को बैठक बुलानी चाहिए थी, है? 1 तारीख और को उसमें बुलाने का पीछे मैसेज होगा मेरे ख्याल से कि ये मैसेज देना था 1 तारीख के मतदान को कि हम लोग निश्चित हैं कि सरकार बनने जा रही है, इसलिए देखो बैठक भी शुरू कर दी। 1 तारीख को पोलिंग हो रहा होगा, उस समय बैठक चल रही होगी। नहीं, उसमें मुझे लगता है कि जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी बैठक में, कि हमारे यहाँ चुनाव है। 1 तारीख ममता इसलिए भी जी ने रख सकते ममता जी का हैं पूरा अबे बयान जी, सुना तो कह रही देखिए बिहार में भी चुनाव है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, मुझको नहीं पता था कि 1 तारीख को बैठक ये कर लेंगे। तो लेकिन वो मेरे इस तरह ख्याल की से एक ये बड़ा सब बिंदु बातों ये भी है। अबे जी, एक बड़ा बिंदु ये भी है कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है, उन्हें जेल जाना है। तो ये भी एक बिंदु हो सकता है कि 1 तारीख को मीटिंग में अरविंद केजरीवाल चूँकि एक अहम हिस्सा रहेंगे वो, तो प्रधानमंत्री पद के नाम के देखिए, लिए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी ताकत है। अगर ममता बनर्जी बंगाल में हार जाए चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे 35 सीट जीत जाए, ऐसा उसका दावा है, तो वो वास्तव में बंगाल रिकवरी स्टेट हो जाएगा उनके लिए। 35 सीट का मतलब ये है कि 17 सीट एक्स्ट्रा भाजपा वहां जीत जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो हारेगी उसकी रिकवरी कर लेगी, एक आध और जगह की हारेगी उसकी रिकवरी कर लेगी। तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी चीज है, ममता बनर्जी। और वो चूंकि बंगाल में गठबंधन करके नहीं लड़ रही है, तो वो अगर इसमें बैठक में आती इंडिया गठबंधन की, तो उससे बहुत बड़ा एक संदेश जाता है। बीच में एक बार उन्होंने ये भी बयान दे दिया था कि सरकार बनी विपक्ष की तो हम बाहर समर्थन देंगे, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, बाद में उसका खंडन भी कर दिया उन्होंने बयान का। तो ये सब इस तरह की जो दुविधाएं और बातें हैं, ये सब भी उससे दूर हो जाती। डर है इंडिया गठबंधन के लोगों को कि अगर थोड़ी वो सीटें कम रहेगी तो उनके एमपी उड़न-छू हो जाएँगे। इधर थैली खुलेगी नोटों की, उधर एमपी उड़न-छू। ये डर होगा कि जल्दी-जल्दी बैठक ये तक सब हो। नहीं हो पाएगा, मैं नहीं मानता हूं ये सब हो पाएगा। अच्छा, मेरा मानना ये है कि चुनाव होगा और इसमें रिजल्ट इस तरह का आएगा जिसमें विपक्ष को सरकार बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको लग रहा है आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? आराम से तो देखिए, ये ऐसा चुनाव है, इसमें बहुत कुछ आराम से नहीं होने वाला है। हुँ। ये चुनाव ऐसा ऐसा नहीं, जैसे 2019 में आराम से भाजपा की सरकार बन गई थी, या 2014 में आराम से भाजपा की सरकार बन गई थी। 31% वोटों बन गई थी, यहाँ पे 37% वोटों बन गई थी। आराम से कुछ नहीं होगा, होगी तो कुछ काट फांस, कुछ कुछ मतलब तीन तिकड़म होगी जरूर, लेकिन मैंडेट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, जनादेश बिल्कुल क्लियर होगा कि वो भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आज जो है न्यूज़ 24 पे खबर आई कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ध्यान-व्यान करने चले जाएँगे। अपना किसी गुफ़ा-वुफ़ा में चले जाएँगे। ऐसी खबर क्यों आ रही है कि क्यों क्यों वो भाई ध्यान करने। वो तो बिल्कुल वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। हुँ। आप ये सब सवाल पूछते समय भूल जाते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो जो बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो ये सब बातें जो है वो लगातार ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। ईश्वर तो ने अगर बुलाया भारतीय है। जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती तो वो कह देंगे वो तो सब ईश्वर का आदेश था, उसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन वो तो तो अभी कह देंगे वो चलिए ईश्वर के वो तो कह दरवाजे पर ठीकरा फोड़ देंगे वो। वो तो कह देंगे, लेकिन फिर ये अमित शाह और जेपी नड्डा क्या करेंगे बेचारे? ये तो ईश्वर के भक्त बन के यहीं रह गए, अटक जाएँगे बीच में। देखिए ये क्या करेंगे। आप जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो मोदी एंकर हैं और वो सब जो हैं वो क्या करेंगे।
तो इन लोगों के लिए भी हम लोग सोचेंगे कुछ, उनको क्या टास्क उसके बाद दिया जाए, या क्या टास्क के लिए लोग अपने आप को देंगे। अबे जी, रातों को नींद आ जाती होगी मोदी को, शाह को, नड्डा जी को, ये सोच के कि सरकार जा भी सकती है। नहीं, बेचैनी परेशानी तो काफी होगी, विकलता बहुत होगी, मन बड़ा जो है ना इस वक्त आहत पड़ा होगा कि जो आसानी दिख रही थी चुनावी मुहिम के 1-1.5 महीने पहले लग रहा था कि सब मामला एक तरफा है और जीतते चले जाएंगे, कुछ सामने होगा नहीं, मैदान में एक ही टीम खेल रही है, दूसरी टीम ही नहीं है और बेंच पे कोई बैठा ही नहीं है, केवल हमारे ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैदान पे गोल करते चले जाएंगे। वो सब नहीं हो पा रहा, वो सब हुआ नहीं, और पहले चरण के बाद से ही बाजी पलटती हुई दिखाई पड़ गई, और उसके बाद फिर जो टेम्पलेट सेट हुई है वो दोबारा बदली नहीं टेम्पलेट। एक आखिरी सवाल की अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को है, शायद 57 सीटें हैं, क्या लग रहा है इस चरण में कैसा रहेगा? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी साफ होगी। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उन सीटों में एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटों पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख से 2019 में टीएमसी आगे थी। टीएमसी सारी सीटें जीतेगी, तो मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। उत्तर प्रदेश में अब सब सीटों बहुत कड़ा संघर्ष है, कहीं पे आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इस दौर में भी नुकसान होगा। सही कह रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ ने सब खेल ही उलट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातें करी, राजनीति को समझाया। थैंक यू सर। ये थे अभय, विस्तार के साथ बता रहे थे आपको कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। ये बात सही है कि 2024 का चुनाव फंस गया है, इतना आसान नहीं है, बहुत टिपिकल माहौल हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर राजनीति की जाती है तो किस दिशा में जाएगी कोई कह नहीं सकता। आप अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।